कोबर ने जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी थी। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है आपके पीजीटी में, टीजीटी में, आयोग की परीक्षाओं में भूसन्नति सिद्धांत। देखिए कोबर ने जैसे ये बताया कि ये आप देख रहे होंगे जैसे भूसन्नति है। ठीक है, भूसन्नति से संबंधित कोबर ने बताया कि जैसे जब कोई एक जलीय क्षेत्र है, उस जलीय क्षेत्र में अवसादों का जब जमाव होता रहता है, तो अवसादों का जब जमाव होता है तो इसका नितल जो होता है, उस जलीय क्षेत्र का नितल धीरे धीरे बढ़ता रहता है और वह जलीय क्षेत्र, ठीक है, जलीय क्षेत्र जब नीचे अवसाद जमा हो जाएंगे तो उसकी गहराई कम हो जाएगी, तो उसे कहेंगे उथला हो जाएगा। उथला और छिछला और सकरा, उथला, छिछला और सकरा जलीय मार्ग जिसमें अवसादों का जमाव होता रहता है और भविष्य में उस जलीय क्षेत्र में पर्वत बनने की संभावना होती है, उसे भूसन्नति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूसन्नति। फिर से सुन लीजिए। ठीक है, जब अवसादों का जमाव किसी जलीय क्षेत्र में होता हो, वो झील भी हो सकती है, कोई सागर भी हो सकता है। अवसादों का जमाव होने से वह जलीय क्षेत्र छिछला हो जाएगा, सकरा होगा और उथला हो जाएगा, और किनारे के जो भूखंड हैं धीरे धीरे जब दबाव पड़ेगा तो दबाव पड़ने से जो किनारे के दृढ़ या स्थिर भूखंड हैं वो आगे खिंचेंगे और इस पे दबाव, जो आपका अंदर अवसाद है, इस पे दबाव बनता जाएगा और एक समय आएगा इसमें से पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये इस किनारे के स्थिर भूखंड हैं, स्थिर भूखंड हैं और पर्वतों का निर्माण हो जाएगा और बीच बीच में कुछ भाग छूट जाएगा जहाँ पर समतल भाग ऊपर उठेगा पठार की तरह से, और किनारे के स्थिर भूखंड हैं। किनारे के एक तो स्थिर भूखंड हैं, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मोड़ पड़ जाता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे किनारे के स्थिर भूखंड हैं, इसके बाद फिर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है और फिर बीच का भाग उठ जाता है लेकिन पठार की तरह होता है और इधर किनारे के भाग पर पर्वत बनते हैं। तो इस तरह से कोबर ने अपनी बात भूसन्नति के माध्यम से कही थी। फिर से एक बार समझ लेते हैं। अवसादों का जमाव होगा किसी जलीय क्षेत्र में तो दाब ज़्यादा नीचे होगा तो किनारे के जो दृढ़ भूखंड हैं वो आगे की तरफ खिसकेंगे और अवसादों पर दबाव पड़ेगा। अवसादों पर दबाव पड़ने से ये जो अवसाद हैं धीरे धीरे दबाव पड़ने से कंप्रेस होने से वो ऊपर उठेंगे और किनारे पर दृढ़ भूखंड के किनारे पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। इसका मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा और बीच का जो मध्य का जो भाग है वो आपके स्थिर पिंड के रूप में होंगे। किस रूप में? स्थिर पिंड, जैसे हम पठार के रूप में भी जान सकते हैं, स्थिर पिंड के रूप में होंगे और ये आपका स्थिर भूखंड है और ये आपके मोड़दार पर्वत हैं, मोड़दार पर्वत है। तो ये जो सिद्धांत दिया था ये कोबर महोदय ने दिया था। अब इस पे आपके प्रश्न किस तरह के आते हैं उसको सुन लीजिए। जो क्वेश्चंस या जो प्रश्न आपके इससे पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि जो स्थिर जो भूखंड हैं, ठीक है, स्थिर जो भूखंड हैं, मध्य के जो स्थिर पिंड हैं, जो मध्य में स्थित पिंड हैं, इनको जर्मन भाषा में कोबर ने क्या नाम दिया? ठीक है, या फिर मोड़दार पर्वतों को कोबर ने जर्मन भाषा में क्या बोला? या जो स्थिर भूखंड किनारे के हैं, स्थिर भूखंड जो किनारे के हैं, ठीक है, जो खिसकते हैं बाद में, इनको कोबर ने जर्मनी भाषा में क्या नाम दिया? ये 3 प्रश्न आपके आते हैं। अगर ये आपका तीनों शब्द तैयार हो जा रहा है तो आपका कोबर का सिद्धांत तैयार हो गया। हमने बताया कि किनारे के जो स्थिर भूखंड हैं, ठीक, उसके बाद दबाव पड़ने से किनारे से अंदर की तरफ मोड़दार दोनों साइड में पर्वतों का निर्माण हुआ, किनारे मोड़दार, और बीच का भाग ऊपर उठा पठार की तरह, ठीक है, स्थिर पिंड के रूप में पठार की तरह हुआ। तो इसको इन्होंने कोबर ने श्वासीन वर्ग कहा। क्या कहा? श्वासीन वर्ग कहा। जो स्थिर पिंड थे मध्य पिंड, इनको स्थिर मध्य पिंड भी कहा जाता है। ठीक है, मिड मास लैंड इंग्लिश बोलते हैं, मिड मास लैंड, स्थिर मध्य पिंड कहा जाता है, पठार की तरह है। और इसको कोबर ने
श्वासिनबर्ग कहा। ठीक है, यही टर्म पूछता है, श्वासिनबर्ग। और जो मोड़दार पर्वत थे इनको रैंडकेटन कहा, रैंडकेटन। मोड़दार पर्वतों को जर्मन में रैंडकेटन शब्द से दिया, और किनारे के जो स्थिर भूखंड थे इनको क्रेटोजन की संज्ञा दी। किसकी? क्रेटोजन की संज्ञा दी। क्लियर है इतना? तो जो स्थिर दृढ़ भूखंड थे किनारे के उनको क्रेटोजन कहा, मोड़दार पर्वतों को रैंडकेटन कहा, और जो मिड मास थे मध्य के, जैसे किनारे किनारे पर पर्वत और बीच में उठा हुआ समतल पठार, ठीक है, उसको श्वासिनबर्ग कहा। ये टर्म्स पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों शब्दावलियां। ये जर्मन शब्द हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से कोबर ने अपनी बात रखी, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कोबर के महाद्वीप, कोबर के आपने सिद्धांत को देखा। यहाँ पर कोबर ने जो सिद्धांत दिया था भूसन्नति का सिद्धांत, उसको देखा। उसके बाद दूसरा जो हम देख रहे हैं जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। ठीक है, फिर डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, फिर वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में सिर्फ पर्वतों की उत्पत्ति नहीं, महाद्वीपों के विस्तार की बात स्पेशली की है। ठीक है, महाद्वीपों के विस्तार की बात की है, लेकिन कुछ जगह पर पर्वतों की उत्पत्ति की बात इन्होंने बताई, इसलिए सिद्धांत में इनको भी शामिल किया गया है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी में एक प्रश्न आया था, ध्यान में रखिएगा। उसमें पूछा था कि पर्वतों की उत्पत्ति से सिद्धांत किसने दिया, और दिया था वेगनर और टेलर, ये दोनों दिया था। तो कुछ लोगों ने वेगनर लगाया, लेकिन वास्तव में वेगनर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात कहें, लेकिन टेलर महोदय ने पर्वतों के निर्माण से संबंधित हाइपोथेसिस दी है। अगर इन दोनों में आपको सिलेक्ट करना हो तो टेलर को लगाएंगे कि टेलर ने पर्वतों के संबंधित सिद्धांत या परिकल्पना को दिया, हाइपोथेसिस को दी है। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना अगर देता है हाइपोथेसिस, तो ग्रिफ टेलर है जो पर्वतों की उत्पत्ति से है। चूंकि इन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताया इसलिए इसको शामिल किया जाता है, लेकिन अगर विकल्प के रूप में चुनना हो टेलर और वेगनर में, चूंकि एक ही तरह के दोनों के सिद्धांत परिकल्पना है, तो हम टेलर को लगाएंगे। नोट कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है, संवहन तरंग सिद्धांत, और इसी तरंग सिद्धांत के आधार पर प्लेटों के फैलाव या विस्तार की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्लेट है, प्लेटों का खिसकाव किसके कारण होता है? जो संवहनी या कन्वेक्शनल जो करंट्स होती हैं, संवहनी जो तरंगे होती हैं, ठीक है, उन तरंगों के कारण प्लेटें मूव कर रही हैं, खिसक रही हैं। तो पर्वतों के निर्माण से संबंधित सिद्धांत आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, रेडियो एक्टिव सिद्धांत या रेडियो एक्टिविटी जो आपका थ्योरी है, सिद्धांत है। इस तरह से हमने देखा ये 7 सिद्धांत हैं जो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित हैं और आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। इनको ध्यान में रखना है, याद रखना है आपको। समझ आया? तो हमने बात की पर्वत किसे कहते हैं।